नमस्कार दोस्तों, जसीमपुर में आपके लिए ठाकुर क्लासेस लेकर आया है एक बहुत ही बड़ी शख्सियत को, जिनसे आज करेंगे वार्तालाप। वो रहेंगे शिवांशी सूद जी, लो लंबा गांव से। बेसिकली इनकी सारी एजुकेशन शिमला से हुई है और वर्तमान में ये कार्यरत है एज ए सिविल सर्वेंट, और इनके जो ससुराल हैं वो हमारे एरिया लो लंबा गांव से हैं। तो चलिए शिवांशी सूद जी के साथ आज बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपने सिविल सर्वेंट का ये पेपर क्रैक किया। सबसे पहले तो मैं ठाकुर क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का अवसर दिया। अपने बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं शिमला की रहने वाली हूँ, वहीं पे मैं पली बड़ी हूँ, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और एमए पॉलिटिकल साइंस किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। मैंने उसके बाद यूजीसी नेट भी क्लियर किया था 2022 में। 2024 में मेरा यूपीएससी की परीक्षा और साथ ही साथ एचएएस की परीक्षा भी क्लियर हुई थी। उसके बाद मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर चुकी हूँ मंडी डिस्ट्रिक्ट में। जी मैम, आपका गवर्नमेंट जॉब में मैम आने की प्रेरणा आपको सबसे पहले कहाँ से मिली? सर, गवर्नमेंट जॉब में आने की प्रेरणा सबसे पहले एक तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट रोल था मेरे टीचर्स का। टीचर्स ने जिन्होंने मुझे सही तरीके से गाइड किया, मेरे जो स्ट्रेंथ थे उनको असेस किया, मेरी वीकनेसेस को असेस किया और मुझे गाइड किया कि मुझे किस तरफ करियर चूज करना चाहिए। और सेकंड मेरा मोटिव ये था कि मेरा पब्लिक सर्विस पे पहले से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं देखती थी लोगों को जो अपना एक मार्क छोड़ चुके हैं पब्लिक सर्विस में, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए मैंने पब्लिक सर्विसेज को चूज किया और सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करी। मैम, जैसे कि आजकल बच्चे बहुत भटके हुए हैं, तो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आप उसके बारे में बताएं थोड़ा। आज के टाइम पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इंटरनेट के ऊपर ज्यादा ध्यान है। इंटरनेट एक अच्छा फोर्स भी है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि इंटरनेट से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। इंटरनेट को कैसे जुडिशियसली यूज करना है उसके बारे में जाने। सेकंड में कुछ चैलेंज ये लगता है कि बच्चों को ये नहीं पता कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, डायरेक्शन की कमी है, और इसी डायरेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए टीचर्स का और पेरेंट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। थर्ड चीज मैं ये बोलूंगी कि पीयर प्रेशर में आके बच्चे ऐसी चीजें कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जो कि एक एंटी सोशल एक्टिविटीज के रूप में निभर के आती है, जैसे कि ड्रग अब्यूज हो गया। मैंने देखा है कि यहाँ के बच्चे इन चीजों में थोड़ा ज्यादा ही इंडल्ज्ड हैं। फोर्थ चीज मैं ये बोलूंगी कि अटेंशन स्पैन बहुत कम है। पढ़ने बैठते हैं तो उनको लगता है कि अब कब यहाँ से हम उठेंगे और कब हम दूसरी चीजों की तरफ शिफ्ट करेंगे। फिफ्थ चीज बोलूंगी कि लैक ऑफ गाइडेंस है, तो उसी गाइडेंस को कंप्लीट करने के लिए टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे मैम, मैंने खुद भी यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस तैयारी में लेट रहा, कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू की। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 9th ऑनवर्ड क्यों ना प्लानिंग कर ली जाए, ताकि 9th 10th में अगर उनका बेसिक क्लियर होगा तो वो +1 +2 में वही सब्जेक्ट्स को अडॉप्ट कर पाएंगे? सर, मैं ये बोलना चाहूंगी कि 9th और 10th वैसे तो बहुत एक अर्ली स्टेज है प्रिपरेशन के बारे में सोचने के लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 9th 10th में बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता आसानी से चल जाएगा। और इस टाइम पे मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो बेसिक स्किल्स के ऊपर फोकस करें, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गया, रीडिंग स्किल्स हो गया, अरिथमेटिक स्किल्स हो गया, जो कि आज के बच्चों में बहुत ही कम हो रही है, दिख रहा है हमें। उसका इन्फ्लुएंस बहुत सारी जगहों से उसके रीजंस है, जैसे कि सोशल मीडिया का यूजेज हो गया, गेमिंग में, कंप्यूटर्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, रीडिंग हैबिट कम करना। तो 9th 10th के बच्चों को मैं यही गाइड करूंगी कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को असेस करो, पेरेंट्स की हेल्प लो, पीयर ग्रुप की हेल्प लो, टीचर्स की हेल्प लो, और उसके बाद प्रिपरेशन के बारे में सोचो, क्योंकि आपको सबसे पहले क्लियर कट चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। जब तक आपका गोल नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जब तक आपकी जो पावर टू विल है वो स्ट्रांग नहीं है, तो आपका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं आ पाएगा। मैम, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो +1 +2 में साइंस करते हैं जी, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि उनको यूपीएससी एचएएस की तैयारी करनी होती है, तो वो बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उनको रेफर करते हैं कि आप बीए करिए, डिस्टेंस लर्निंग से कर लीजिए,
या फिर आप अगर बीए रेगुलर भी करना चाहते हैं तो साथ साथ में तैयारी शुरू करें। तो कुछ बच्चों का मेरे को पिछले 3-4 मंथ से यही फीडबैक आ रहा है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्लस वन प्लस टू में अगर मान लीजिए किसी ने साइंस रखा था, कॉमर्स रखा था, और उसके बाद उसका टेस्ट चेंज हुआ कि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है या कुछ एचएस लेवल का जाना है, तो क्या उसको कैसे अपना ग्रेजुएशन तैयार करना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा बच्चों को गाइड कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो वो इंटरेस्ट के बेसिस पे करना चाहिए। तो पेरेंट्स को मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको देखें। अगर वो साइंसेस के बजाय सोशल साइंसेस पढ़ना चाहते हैं तो उसमें उनको शिफ्ट होने का उनको अधिकार दें। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि रही बात ग्रेजुएशन की, तो एक अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन लर्निंग का, डिस्टेंस एजुकेशन का, जैसे कि इग्नू यूनिवर्सिटी हो गई, आईस्ट्योल हो गया। तो वहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हैं, उसमें आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर पाएंगे। और बीए के साथ प्रिपरेशन के बारे में मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप फोकस करो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन। तो उस पर आप ध्यान दें। और साथ ही साथ कुछ बेसिक हैबिट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वोकैबुलरी बिल्ड करना, न्यूज़पेपर रीडिंग, पर्सपेक्टिव बिल्डिंग, जो कि सिर्फ न्यूज़पेपर से आती है। तो साइड बाय साइड आप बेसिक बुक्स लें, न्यूज़पेपर पढ़ें और साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंटरव्यू स्टेज पे। जी मैम, जैसे कि आज के टाइम पे आपने अभी पीछे भी बताया कि सोशल मीडिया जो है वो बच्चों के लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो मुझे कई बार ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी बच्चा प्रिपेयर कर सकता है। जैसे हमारे भी पेजेस हैं, हम कुछ ना कुछ कंटेंट उसमें डालने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्या इसमें नज़रिया है कि जो बच्चे स्कूल गोइंग है या जो बच्चे कॉलेज गोइंग है, मैक्सिमम यहाँ पे जो बच्चा है वो +2 के बाद गवर्नमेंट जॉब का सपना देखता है, पर उनको ये नहीं पता होता है कि न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, या उनको करंट का नहीं पता है कि करंट अफेयर क्या होता है, कैसे। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया उनके काम भी आ सकता है? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि सोशल मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड है। उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी है, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स को साइडलाइन करते हुए हमें उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना चाहिए। जैसे कि सर बोल रहे हैं कि कुछ कंटेंट रील्स आती हैं, उनको देखो। न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स का डिस्क्रिप्शन आता है यूट्यूब पे, डिस्कशंस होते हैं, वो आप देख सकते हैं ताकि आप खुद भी अवेयर रहो। मतलब यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन एंड यू शुड बी अवेयर। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का यूजेज को मॉडरेट करो। एक्सेसिव यूजेज से आपका जो दिमाग के सेल्स है वो भी डैमेज होते हैं और आपका जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज होता है। जी मैम, सबसे बड़ी दिक्कत मैम हिमाचल में मैंने भी वो फेस की है कि हम मैक्सिमम सोशल स्टडी को हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, और जब हम सोचते हैं कि हमने एचएस या यूपीएससी की तैयारी करनी है तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम हिंदी मीडियम में जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी बच्चे की इंग्लिश वीक है, क्या वो भी एचएस और यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? सर, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो दे आर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस। और हम देखते हैं कि हमारी कंट्री है वो प्रीडोमिनेटली हिंदी स्पीकिंग कंट्री है। नॉर्थ इंडिया में हिंदी ही चलता है। और यूपीएससी में भी लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रीडम है कि आप कौन सी लैंग्वेज में अपना मेंस लिखना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई डिसएडवांटेज है। बट हाँ, उनको अपनी जो लैंग्वेज स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि उनकी रिटन हिंदी है वो आसानी से एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उस तक पहुंच सके। साथ ही साथ अपनी जो बेसिक इंग्लिश है उसमें भी इम्प्रूव करें, क्योंकि आजकल हम इंग्लिश के ज़माने में जा रहे हैं। जी तो कम्प्लीटली हम हिंदी पे भी रिलाई नहीं कर सकते और ना ही इंग्लिश पे रिलाई कर सकते हैं। जी मैम। तो उस चीज़ को भी ध्यान रख के आप बेसिक इंग्लिश स्किल्स भी सीखें और अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें। मतलब ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो। जैसा कि मैम मैंने अभी जब सेटअप बनाया तो मेरे पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स आए जो फाइनेंशियली उतने एबल नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो उनकी हेल्प कर ही रहे हैं, पर अगर मान लीजिए किसी ने सेल्फ स्टडी करनी है या अंडर हमारे मेंटर्स जो भी टीचर्स हैं उनके अंडर तैयारी करनी है, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या पैसा भी किसी सरकारी नौकरी को पाने के लिए रुकावट है, वो भी आज के समय में? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि पैसा सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई रुकावट है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। यूपीएससी का पूरा सिलेबस आप वर्ड बाय वर्ड सर्च करेंगे नेट पे, आपको उसके मल्टीपल नोट्स मिल जाएंगे। जी जी। तो एक
इसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई से एग्जाम क्लियर करने के लिए, यूपीएससी क्लियर करने के लिए या फिर कोई और एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड वे में जाना चाहिए। पहले हमें सिलेबस डिकोड करें, सिलेबस को डिकोड करने के बाद पीवाईक्यूज देखें और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सके विदाउट द हेल्प ऑफ कोचिंग। बट हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि कोचिंग का भी इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन देने के काम आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये डायरेक्शन नहीं था, वो मुझे लास्ट स्टेज पे रियलाइज हुआ जब मेरे 2 साल पहले ही वेस्ट हो चुके थे, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई है। अगर आपको अर्ली मतलब सक्सेस चाहिए और स्मार्ट वे में सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कोचिंग, क्योंकि वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा डायरेक्शन देंगे और आपको बता पाएंगे इस इंफॉर्मेशन एक्सेस के एज में कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जी मैम। मैम, आपको कभी फेलियर से डर लगा क्या? कभी आपको भी सेल्फ डाउट हुआ? क्योंकि जब हम इस तैयारी को करते हैं तो 1.5 साल तैयारी का लगता है। तो मैक्सिमम बच्चे जो हमारे पास यहाँ जुड़ रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमें अप्रोच कर रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि हमें अपने आप पे सेल्फ डाउट हो रहा है। स्पेशली जयसिंहपुर का जो क्राउड है, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि वो भी कभी डीसी की तैयारी कर सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं। जब मैं ऐसे सेमिनार्स भी कर रहा हूँ तो बच्चे हंस रहे हैं कि हम भी तहसीलदार बन सकते हैं, और जब मैं उनको सिलेबस बता रहा हूँ तब उनको समझ आ रहा है कि ये तो सिंपल सोशल स्टडी तैयार करनी है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि बच्चों को कैसे इस चीज से क्लियर करना है अपने आप को। सर, सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा रीजन मैं समझती हूँ कि ये कि आपकी गोल क्लैरिटी नहीं है कि आपका गोल क्या है लाइफ में। अगर आपका गोल क्लियर रहेगा तो सेल्फ डाउट ऑटोमेटिकली साइड होता रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहेगा जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाएंगे अपनी ड्रीम की तरफ। सेकेंड चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि सेल्फ डाउट को खत्म करने का ये कोई मतलब जो इम्पोर्टेंट वे है वो ये है कि आप मेहनत करते रहो, आप अपना सर नीचे रखो और मेहनत करते रहो। वो ही सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि उसी से सेल्फ डाउट खत्म होता है। एंड प्रैक्टिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये भी समझना चाहिए कि कंपटीशन क्या है। कंपटीशन इज नॉट विद द अदर पीपल, इट इज विद योर सेल्फ। तो आपको अपने मेंटल स्टेट को ऐसा बनाना है कि आप सेल्फ डाउट कम करो। सेल्फ डाउट कम करने के लिए हम कुछ प्रैक्टिसेस है जो यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और आपकी जो सोचने की क्षमता है वो भी डाइवर्स वेज में खुलती है। जी मैम। मैम, एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि बहुत से स्टूडेंट ना जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मेरे पास भी कुछ अग्निवीर बैच चले तो उनका 15-20 दिन पेपर को बचे थे, तो उस टाइम पे वो तैयारी करने आए। अब जब पेपर हुआ तो मैक्सिमम बच्चों का क्वालिफाई हो गया, पर फाइनल सिलेक्शन में अभी वो रह जाएंगे, हमें भी पता है। तो उन बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अगले पेपर की तैयारी करें। अब उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि हम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली यहाँ का क्राउड बहुत जल्दी मोटिवेट भी होता है, बहुत जल्दी डिमोटिवेट भी होता है। तो इनके लिए आपका कोई स्पेशल मैसेज? इनके लिए मेरा स्पेशल मैसेज यही रहेगा कि जो मेरा सिलेक्शन है वो 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद हुआ है। जी। तो आई थिंक वही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होना चाहिए कि फेलियर इट इज जस्ट अ जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। तो फेल हो रहे हो तो अच्छी बात है, आपको अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का पता चल रहा है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम अपेयर होंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपने कहाँ पे आपने मिस्टेक्स करी थी और उन मिस्टेक्स को इम्प्रोवाइज करके बेटर रिजल्ट लो। जी जी। तो फेलियर से कभी डरना नहीं है और बस इतना ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर और इतनी रेजिलियंस होनी चाहिए आप में कि आप पेपर को बैठ के लिखते रहें जब तक आपका क्लियर नहीं होता। जी मैम। मैम, एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि पेरेंट्स जो हैं उनका बच्चों की तैयारी में, जरूरी नहीं यूपीएससी, जैसे कुछ बच्चे हमारे पास नीट के भी हैं, कुछ एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर +2 की भी तैयारी कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का क्या रोल रहता है कि वो बच्चों को मोटिवेट किस तरीके से करें, कैसे बच्चों को सपोर्ट करें? एक स्पोर्ट सिस्टम में सबसे पहले मुझे लगता है पेरेंट्स हैं और उसके बाद हम लोग हैं। तो वो कैसे वो बच्चों को गाइड करें? यहाँ के पेरेंट्स को आप थोड़ा मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? सर, पेरेंट्स का मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसी बच्चे के करियर डिसीजन में, और उसकी जो आगे की लाइफ डिसीजंस होते हैं उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें और उनको अपने इंटरेस्ट्स को परस्यू करने दें, उनको किसी तरह से रोके नहीं, उनको टाइट कंपार्टमेंट्स में ना डालें कि आपको सिर्फ साइंस पढ़ना है या फिर उनको मेडिसिन ही पढ़ना है। उन्हें फोकस करना चाहिए कि उनके बच्चे मल्टी डायमेंशनल हो और मल्टी टैलेंटेड हो। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो उनको फ्रीडम दे कि वो अपनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। बच्चे नेचर को एक्सप्लोर करें, आसपास की सोसाइटी है उसको एक्सप्लोर करें, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करें। सेकेंड चीज़ मैं ये देखती हूँ कि जो कंपटीशन है वो बच्चों में तो है ही है, साथ में पेरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि उनके बच्चे
कहाँ पे है, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग में वो गोल्ड मेडलिस्ट क्यों नहीं है, इंजीनियरिंग में बेसिक मार्क्स से उसका पास हुआ है, तो वो उस पे भी कंपैरिजन कर रहे हैं। जी। पहले ये कंपैरिजन रहता था कि किसी का बच्चा सोशल साइंस पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ेगा। अब कंपैरिजन इस लेवल तक आ चुका है कि एक ही फील्ड में कंपैरिजन हो रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि घर के बच्चों में जो 2 बच्चे हैं, जो सिबलिंग्स हैं, उनके बीच में भी कंपैरिजन चलता है। तो पेरेंट्स को आई थिंक ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, उनके अपने टैलेंट्स होते हैं। तो टैलेंट्स को आप, जो टैलेंट्स है उनको बढ़ावा दें और उनको फ्रीडम दें, और साथ में उनको क्रिटिसाइज ना करें, पेशेंस रखें, क्योंकि रिजल्ट्स कभी ना कभी आएंगे। जी मैम। जी मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ 5 गोल्डन रूल्स आप बता सकते हैं कि बच्चे को तैयारी में कैसे अपने आप को माइंडसेट कैसा बनाना है, कैसे उसको अपनी रूटीन बनानी है, वो सब बातें आप इनको थोड़ा गाइड कर दें। सर फर्स्ट जो गोल्डन रूल है वो मैं यही बताऊंगी कि अपना गोल सेटिंग करो और उस लेवल की सेटिंग करो कि उस गोल के अलावा आपको कुछ दिखे ना, और वो गोल ऐसा होना चाहिए कि जिसको परस्यू करने में आपका इंटरेस्ट भी रहे और आप इतनी जल्दी बोर भी ना हो। जी मैम। सेकेंड चीज मैं ये बोलूंगी कि हार्डवर्क और परसिवेरेंस हमेशा रहेगा। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको शो करनी पड़ेगी, परसिवेरेंस भी आपको शो करना पड़ेगा। थर्ड चीज मैं ये बोलूंगी कि प्रैक्टिस से ही एवरेज एक्सीलेंट बनता है। तो प्रैक्टिस आपको करना है, हर एक चीज का प्रैक्टिस करना है। जो आप पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें, वर्बली प्रैक्टिस करें, लिख कर प्रैक्टिस करें, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। फोर्थ चीज मैं ये बोलूंगी कि अपनी मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग के ऊपर भी ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। एंड फिफ्थ चीज इज कि अपने आप को सोशली यूजफुल बना सकें, किस तरह आप सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, उससे आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और साथ ही आप अपनी गोल की तरफ पे भी अच्छी रिन्यूड एनर्जी के साथ आप फोकस कर पाओगे। मैम, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे कुछ पेरेंट्स हैं जो अभी हमें देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी देखने के बाद भी कंफ्यूज हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, या मैं कर पाऊंगी या नहीं, तो उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? उनके लिए मेरा लास्ट मैसेज यही रहेगा कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इट इज जस्ट अ मेंटल थिंग है, वो मेंटल कंस्ट्रक्ट है। आप कर पाओगे उसके चांसेस ज्यादा है, ना कर पाओगे उसके चांसेस कम है। तो आप करने के ऊपर ज्यादा फोकस करो और उस पर फोकस मत करो कि नहीं कर पाओगे। एंड में जो भगवत गीता है वो भी हमें बोलती है कि फ्रूट्स, जो हमारा एक्शन है उसके रिजल्ट की चिंता मत करो, एक्शन के ऊपर फोकस करो। तो उसी चीज के साथ मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करें और फ्रूट्स के ऊपर कम ध्यान दें। थैंक यू मैम, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, और ऐसी ही सीरीज को देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ठाकुर क्लासेस के पेज को। थैंक यू।